एक कहानी है सादत हसन मंटो की। वो कश्मीर से ही थे। उनके किसी दोस्त ने खाके में लिखा है कि उन्होंने कभी बताया था उनको कि कश्मीरी में मन्नत 1.5 शेर को कहते हैं। उन्होंने कहा हमारे जो पूर्वज थे उनके यहाँ दौलत तराजुओं में तुलती थी, इस रियायत से हम मंटो कहलाए। अब अगर जैसे ही मैं मंटो का नाम लेता हूँ, आपके जहन में उनके अफसाने बू, ठंडा गोश्त, खोल दो घूमने लगेंगे। हुआ ये है कि मंटो को किसी ने पूरा पढ़ा नहीं। 10, 12, 15, 20 कहानियाँ पढ़कर उसके लिए एक लेबल लगा दिया है। हम आपको एक कहानी सुनाएंगे उनकी, जो आम मियाँ बीवी की नोकझोंक है। 10 मिनट की कहानी है। उसके बाद एक कहानी होगी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, काबुली वाला। अब इस कहानी को सुनाने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, अपने मंच पर बैठे हैं मेरे साथी इला जोशी एंड वल्लभ भिंगारडे। पहली कहानी मैं और इला सुनाएंगे। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, पहले सेशन में प्यासा फिल्म के गाने का जिक्र आया था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये नज्म है शायर की, जो अदब में थी, उसकी कुल्लियात में थी। उसका असल मिसरा था सना खान तकदीस मशरिक कहाँ है, जो बहुत मुश्किल उर्दू है। तो मेरा कहना ये होता है हमेशा कि ना तो हम बहुत मुश्किल उर्दू बोलें, ना बहुत मुश्किल हिंदी बोलें, हिंदुस्तानी बोलें। शायर को जब वही नज़्म फिल्म में देनी थी गाने के तौर पर, तो उसने सना खान तकदीस मशरिक को हिंदुस्तानी किया कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। चलिए अब सुनाते हैं आपको सादत हसन मंटो का अफसाना लानत है ऐसी दवा पर। माइक नहीं चल रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ये इसलिए चेक करना पड़ेगा कि बीच में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आवाज सही पहुंच रही है आप लोगों तक? जी। अफसाना है लानत है ऐसी दवा पर। मेरे साथ सुना रही हैं इला जोशी। आपको आज इतनी खांसी क्यों आ रही है? अरे ये मौसम की तब्दीली की वजह से गला खराब हो गया है। हाँ, ये सब बहाने हैं। मुझे मालूम है इस खांसी की असल वजह क्या है। अरे बता दो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जबकि आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं। मुझसे आपने कभी अपने जाती मामलों के मुतालिक मशवरा लिया है? कब नहीं लिया? अभी कल ही मैंने तुमसे पूछ कर, बल्कि तुम्हें दुकान पर ले जाकर अपने लिए लोफर शू खरीदा था। अच्छा। और तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक एक सैंडल ली थी, हालांकि मुझे सख्त नापसंद थी। हाँ, मालूम है। आपको तो मेरी हर चीज नापसंद होती है। तुम गलत कहती हो, बिल्कुल गलत कहती हो। अच्छा? पिछले दिनों जब तुम नुमाइश से अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा लाई थी तो मैंने बहुत पसंद किया था और तुम्हारे ज़ौक़ और इंतखाब की तारीफ की थी। हाँ तो अरे जिंदगी में एक दफा तारीफ कर दी तो बड़ा एहसान किया आपने। इसमें एहसान की क्या बात है? मालूम नहीं आज तुम्हारा मिजाज क्यों बिगड़ गया है। क्या कहूँ, मुझे खांसी की शिकायत है। सारी रात खांसती रही हूँ। मैं रात भर जागता रहा हूँ। तुम्हारे हलक से सिवाय खर्राटों के मैंने और कोई आवाज नहीं सुनी। मेरे खर्राटों की आवाज? छोड़िए, आप एक अरसे से बहरे हो चुके हैं। आपके कानों के पास कोई लाख चिल्लाए, वाह बेला करे, मगर आपको कभी सुनाई नहीं देता। ये क्या गुफ्तगू है? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और कहना भी चाहूँ तो आप कान भरकर सुनेंगे कब? क्यों नहीं सुनूंगा?
मगर तुम कुछ कहो तो। अब मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे पूछूं? दिल को दिल से राह होती है, मगर यहाँ ये राह सिरे से ही गायब है। कैसे गायब हो गई ये राह? मेरा मतलब है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। बस समझ लीजिए, कुछ ऐसी ही बात है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, सच ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि मुझे जिस बात का वहमो गुमान भी नहीं था, तुम आज उसका मुझ पर इंकशाफ कर रही हो। दानाओं ने ठीक कहा है, औरत को समझना एक बड़ा पेचीदा मामला है। जी, वो दाना भी तो आप जैसे मर्द ही थे। भोली भाली औरत में ऐसा कौन सा पेंच है जो उनकी दानाई को शिकस्त दे गया? वो गरीब तो एक सीधी सड़क है जिस पर न कोई खम है न कोई मोड़। दुरुस्त है, लेकिन इस सीधी सड़क पर हर रोज कई एक्सीडेंट होते हैं। हजारों मर्द सीधी सड़क पर चलते चलते ऐसे फिसलते हैं कि सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। आप क्यों नहीं पहुंचे अब तक वहां हुजूर? अनकरीब पहुंच जाऊंगा अगर तुम्हारा रवैया इसी किस्म का रहा। मेरा रवैया? क्यों? मैंने आपसे क्या बदसलूकी की? नौकरानी की तरह आपकी खिदमत करती रही हूँ। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? इनकार? अरे इनकार करने की मजाल ही नहीं, इसलिए कि ये डर है कि तुम आतिशफशा पहाड़ की मानिंद फट पड़ोगी और इतना लावा उगलोगी कि मैं जलकर कोयला हो जाऊंगा। आतिशफशा पहाड़ तो आप हैं जो आए दिन लावा उगलते रहते हैं। ये तुम्हारे अखबार की नई खबर है जो तुम्हारी जुबान से पहली बार सुन रहा हूँ, वरना इससे पहले। आप अपने अखबार में हमेशा यही तो मजमून छापते रहते हैं कि औरतें आग खाती हैं, अंगारे उगलती हैं, और ये जो मर्दों की खांसी आती है इसकी वजह भी औरत है। लो, तुमने खांसी का नाम लिया, मेरे गले में खराश शुरू हो गई। अच्छा अब बात मत करो। दवा का एक डोज पीने के बाद तबीयत बहाल हो गई। हाँ, खुदा आपकी तबीयत को बहाल रखे, मेरी तो दिल से यही दुआ है। अरे तुम्हारी दुआओं से तो जिंदा हूं, वरना कब का मर चुका होता। आपकी ये तंजिया गुफ्तगू है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। महीन महीन चुटकियां लेने में ना जाने आपको क्या मजा आता है। अरे सारा मजा तो तुम ले जाती हो, महीन महीन चुटकियों का फन तुम बेहतर जानती हो, मैं तो इसे बिल्कुल कोरा हूं। हाँ, आप तो हर चीज से कोरे हैं, कोरे बर्तन की तरह, लेकिन दुनिया भर की आलाइशें इस बर्तन के साथ चिमटी हुई हैं। ये आज तुम फलसफा छाटने लगी हो। हाँ। ये अगर फलसफा है तो आप खुदा मालूम क्या छांटते हैं। मुझे फिर खांसी का दौरा पड़ गया। आप दवा क्यों नहीं पीते? मुझे इससे नफरत है, इसमें बहुत बहुत बुरी बू है। तो क्या हुआ? देखिए, अब दवा आखिर दवा होती है, खुश जायका हो या बद जायका, अच्छी बू वाली हो या बुरी बू वाली, इंसान को पीनी ही पड़ती है। तुम अपना लेक्चर बंद करो। मैं या अल्लाह मेरी तौबा, खांसी भी क्या बला है, सारा वजूद हिला के रख देती है। तो आपने बदपरहेजी क्यों की, पूछूं? कौन सी बदपरहेजी? चाट खाने की। आपको जो चाट है बाहर ही बाहर खाते रहे होंगे। बाहर मैंने ऐसी कोई चीज नहीं खाई। हाँ, लेकिन घर पर तो आप हर रोज खाते रहते हैं। ये इल्जाम तुम मुझ पर किस शहादत की बिना पर आयद कर रही हो? जनाब, जब पिछले हफ्ते मैं सरगोधा गई थी तो वापसी पर मुझे मालूम हुआ कि आप खुद अपने हाथ से, क्या कहते हैं, हाँ, आलू छोले तैयार करके खाते रहे हैं। इमली, अमचूर, अनारदाना, वाह, सुर्ख और स्याह मिर्चें इस कदर डाली जाती थीं कि आदमी की जबान जल जाए। लेकिन तुम्हारी जबान नहीं जली ये झूठ बोलते हुए। हाँ, मैं आपके बारे में हर बात अच्छी तरह जानती हूँ। खट्टी चीजों से आपको खास रग़बत है। आमतौर पर कहा जाता है कि औरतें खट्टा खाना पसंद करती हैं, लेकिन आप उनसे कई इमलियां आगे बढ़े हुए हैं। फिर खांसी का दौरा शुरू हो गया। होना ही था। दवा लाऊं? नहीं। अरे क्या नहीं, आपको पीना पड़ेगी। नहीं भाई, मैं कह चुका हूँ इसकी बू बहुत बुरी है। इसके अलावा डॉक्टर की ये हिदायत है कि 1-1 घंटे के बाद ये खुराक पी जाए। तो आपको उस हिदायत पर अमल करना चाहिए। अरे मैं क्या खाक अमल करूं जबकि दवा मुझे पसंद ही नहीं।
मैं हर घंटे घंटे के बाद ये अजाब सहने के लिए तैयार नहीं हूं। आप जो कुछ भी कहें ठीक है, लेकिन ये दवा आपको जरूर पीना पड़ेगी। अच्छा बाबा, मैं हारा तुम जीती। लाओ ग्लास। मैंने तैयार करके रखा है, ये लीजिए। बर्फ डाल दी थी इसमें? जी हाँ, आप तो पहले पानी मिलाकर पीते थे, लेकिन सरगोधा जाने से पहले आपने कहा था कि डॉक्टर साहब ने हिदायत दी थी कि दवा खारे सोडे के साथ पी जाए। चुनांचे मैंने तैयार कर। ठीक है। लाओ ग्लास दो, मैं जहर मार कर दूं। मगर आपका हाथ कांप रहा है। कांपने दो। खांसी भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हाँ, कांपने दो, दवा पीने के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, खांसी भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तौबा, कैसी बुरी बू है। हाँ, और खुराक भी इतनी बड़ी जो घोड़ों को दी जाती होगी। बड़ी बोतल में 12 के निशान है, यानी दिन में 12 मरतबा इस वाहियात चीज को पानी या सोडे के साथ मिलाकर पिया जाए। ये डॉक्टर लोग भी अजीब किस्म के इंसान हैं, मरीज की नफ्सियात के मुताबिक कुछ समझते ही नहीं। नफ्सियात? अब ये क्या चीज है? ठहरो, मैं ये दवा पी लूं तो बता दूंगा कि क्या चीज है। आप तो कहते थे कि दवा बहुत बुरी है, लेकिन आप सारा गिलास यूं पी गए जैसे कोई बड़ा मजेदार शरबत हो। तो क्या करता, मजबूरी में इंसान को हर मुश्किल खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना पड़ती है। ठीक है, अब 11 बजे हैं। जहन में रखिए, 12 बजे आपको फिर यही दवा पीनी है। अरे पीऊंगा, मेरा बाप भी पिएगा, खुदा उसे जन्नत नसीब करे। अच्छा, अब मुझे आराम करने दो। 12 बजे इस वाहियात दवा की खुराक ले आना, जिसे मैं जहर मार कर लूंगा। ठीक है, चलिए। आप सोना चाहते हैं? नहीं, सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक इस बोतल की दवा खत्म ना हो जाए। तो आप लेटे रहेंगे? नहीं, दूसरे कमरे में जाकर कोई किताब या रिसाला पढ़ूंगा। तब तक 12 बज जाएंगे। आप क्या खाएंगे? जो तुमने पकाया होगा। अच्छा, वैसे अगर गुर्दे हो तो बहुत अच्छे रहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि भुने हुए गुर्दे तुम्हारे गुर्दों को जो किसी कदर कमजोर हैं तकवीयत बख्शेंगे। मैं अभी मंगवा देती। अरे सुनो, ये मेरी आखिरी डोज कहाँ गई? वो मैंने अपनी पड़ोसन को दे दी। उसको भी खांसी की शिकायत थी। लेकिन मेरा मतलब ये है। क्या हुआ? उसे कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उस पर इसका उल्टा असर हुआ। दवा की खुराक पीने के बाद वो वाही तबाही बकने लगी। गालिब और मीर के शेर अपने खाविन को सुनाती रही। मैं इतने दिनों से ये दवा पी रहा हूँ, गालिब का सारा कलाम मुझे हिफ्ज़ है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कोई शेर नहीं सुनाया। हाँ, शेर तो नहीं सुनाया, लेकिन रात को आप अक्सर सियासत पर लेक्चर दिया करते हैं। लेक्चर? हाँ, मेरा ख्याल है कि इस दवा में शराब का जुज़ है। ना, शराब का जुज़ कतई नहीं, इसका हर कतरा शराब है। क्या मतलब? जी, सारी चालाकी का इल्म हो गया। क्यों? मेरी पड़ोसन के खाविंद ने जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा, बताऊं क्या कहा? बताएं। उसने कहा कि आपकी औरत ने शराब पी है। नहीं तो लानत है ऐसी दवा पर। अगला अफसाना है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, काबुली वाला। ये सुना रहे हैं वल्लभ भिंगारडे, ईला जोशी, और मैं छोटा सा पार्ट उसमें अदा करूंगा। तो वल्लभ काबुली वाला। जी सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। पीछे आ रही है। काबुली वाला। मेरी 5 साला बेटी मिनी बहुत बातूनी है। उसका बस चले तो सारा दिन बातें ही करती रहे। पैदाइश के बाद उसे गुफ्तगू का फन सीखने में बस 1 साल ही लगा होगा। उसके बाद से अब तक उसने अपनी जाती जिंदगी का एक लम्हा भी खामोशी में जाया नहीं किया। उसकी माँ उसे अक्सर ज्यादा बोलने पर डांटती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी एक पल की खामोशी भी इतनी अजीब और गैर मामूली मालूम होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शायद
यही वजह है कि मेरी मिनी से गुफ्तगू काफी पुरजोश होती है। एक सुबह जब मैं अपने नॉवेल का 17वां चैप्टर मैंने अभी लिखना शुरू ही किया था, तो मिनी मेरे कमरे में दाखिल हुई और बोली, बाबा, हमारे संतरी रामदयाल से तो लफ्ज कौवा भी अदा नहीं होता। वो कितना अनाड़ी है। इससे पहले कि मैं उसे मुख्तलिफ जबानों में तलफ्फुज के बारे में कुछ बता सकता, वो किसी और विषय पर शुरू हो गई। बाबा, भोला कह रहा था कि जब हाथी सूंड में पानी भर के आसमान से छिड़काव करते हैं तभी बारिश होती है। बाप रे बाप, भोला भी कितनी बेवकूफी की बातें करता है। वो सारा दिन ऐसी ही बेकार और फजूल बातें करता है। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही उसने अचानक अगला सवाल कर दिया। बाबा, ये माँ आपकी कौन है? साली। मैंने मन में सोचा, लेकिन और पेचीदा सवालात से बचने के लिए मिनी को मेरा जवाब यह था, तुम जाकर भोला के साथ खेलो, मुझे कुछ काम करना है। तब वो मेरे लिखने की मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठ गई और अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे बड़ी तेजी से अक्कड़ बक्कड़ खेलने लगी। मेरे नॉवेल के 17वें चैप्टर में ऐन उसी वक्त प्रताप सिंह एक कैद खाने की ऊंची बालकनी से कंचनमाला के साथ रात के अंधेरे में नीचे दरिया में कूदने वाले ही थे कि अचानक अपना खेल बनकर के मिनी दौड़ती हुई खिड़की की तरफ लपकी, जो बाहर सड़क की तरफ खुलती थी, और चीख कर पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले ढीले ढाले कपड़े पहने, सर पर पगड़ी, कंधे पर झोला और अंगूरों की 2-4 छोटी पेटियां लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। मुझे मालूम नहीं उसे देखकर मेरी बेटी के जहन में क्या ख्याल जागा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही वो उसे पुकारने लगी। मैंने सोचा अब ये शख्स अपने कंधे पर थैला लादे आएगा और मैं अपने नॉवेल का 17वां चैप्टर पूरा नहीं कर सकूंगा। जैसे ही काबुली वाला मिनी की पुकार सुनकर मुड़ा और मुस्कुराया, उसके कदम हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मिनी भाग के घर के अंदर छिप गई और अब कहीं नजर नहीं आती थी। उसके जहन में यह बचकाना खौफ बैठा हुआ था कि अगर कोई झांक कर उस अफगान के झोले में देखे तो वहां मिनी जैसे कई बच्चे जिंदा बैठे मिलेंगे। इसी दौरान काबुली वाला आंगन पार करके दरवाजे में आकर खड़ा हो गया और उसने मुस्कुराकर सलाम किया। मैंने सोचा कि इस वक्त मेरे नॉवेल के किरदार प्रताप सिंह और कंचनमाला बहुत मुश्किल हालात से दो चार हैं, लेकिन ये बात भी इंसानियत के खिलाफ है कि उस आदमी को आवाज़ देकर घर बुलाएं और फिर उससे कुछ ना खरीदें। मैंने उससे कुछ चीज़ें खरीदी और 2-4 बातें भी की, मसलन अब्दुल रहमान, अमीर अफगानिस्तान, रूसियों की सरहदी पॉलिसी और बरतानवी गोरों के बारे में। जब वो घर से चलने को लगा तो उसने पूछा, बाबू, आपकी बेटी कहाँ गई? मिनी के बेबुनियाद डर को दूर करने की खातिर मैंने उसे घर के अंदर से बाहर बुलवाया। वो आकर घबराई से मेरे जिस्म से चिमट कर खड़ी हो गई और काबुली वाले के थैले को शक की नजरों से देखने लगी। काबुली वाले ने थैले से कुछ किशमिश और खुबानियां निकालकर मिनी को दी, जो उसने कबूल न की, बल्कि और ज्यादा शक की वजह से मेरे घुटनों से चिमट गई। ये उनकी पहली मुलाकात थी। कुछ दिनों के बाद मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहा था, तब मैंने अपनी नन्ही सी बेटी को दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठे लगातार काबुली वाले से बातें करते देखा, जो उसके कदमों में बैठा दिलचस्पी से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। अब कभी कभार गुफ्तगू के दौरान वो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में अपनी राय भी देता था। मैंने देखा कि मिनी के आंचल से बहुत किशमिश और ड्राई फ्रूट बंधे थे। ये देखकर मैंने काबुली वाले से कहा कि तुमने उसे ये क्यों दिए? आइंदा मत देना। ये कहकर मैंने जेब से 8 अन्नी निकाली और उसे दे दी। काबुली वाले ने बगैर हिचकिचाए वो सिक्का अपने झोले में डाल दिया। घर वापस लौटा तो पता चला कि उस सिक्के पर एक भरपूर जंग छिड़ चुकी है। सफेद चमकीला धात का सिक्का हथेली पर रखे मिनी की मां उसे कुछ पूछ रही थी। ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये काबुली वाले ने मुझे दिया है। मिनी ने जवाब दिया। तुमने उसे लिया ही क्यों? उसकी मां ने डांटा।
मांगा नहीं था, उसने खुद ही दिया। मिनी मुंह फुलाने लगी। मैंने आगे बढ़कर बीच बचाव कराया और मिनी को घुमाने बाहर ले गया। मालूम हुआ कि ये मिनी की काबुली वाले से महज दूसरी मुलाकात नहीं है, बल्कि वो तकरीबन रोज ही मिनी के पास रुकता है और उसने बादाम और किशमिश दे देकर मिनी के दिल में घर कर लिया है। अब दोनों दोस्तों के बीच आपसी बातों का और हंसी मजाक का अच्छा खासा रिश्ता था जो हर मुलाकात पर दोहराया जाता है। बस अब जैसे ही वो रहमत को देखती, वो कहकहा लगाकर पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? वो जानबूझकर ऐसे जवाब देता जैसे उसकी आवाज नाक से निकल रही हो, हाथी। इसका मतलब ये था कि उसके थैले में हाथी बंद है। ये चुटकुला इतना मजेदार तो नहीं है, लेकिन इससे वो दोनों दोस्त हंस हंस कर दोहरे हो जाते। सर्दियों में सुबह सुबह एक बड़ी उम्र के आदमी और मासूम बच्ची के बीच की ये मासूम ठिठोली मुझे बड़ी अच्छी लगती। जब भी वो मिलते, उनके दरमियान एक और मजाक होता जो यूं था कि रहमत अपने भारी लहजे में कहता, मुन्नी तुम कभी ससुराल मत जाना। बंगाली लड़कियां तकरीबन पैदाइश से ही लफ्ज़ ससुराल से वाकिफ हो जाती हैं, लेकिन जरा तरक्की पसंद होने की वजह से हमने अपने बच्चे के दिमाग पर इस कम उम्र में इस भारी सोच का बोझ नहीं डाला था। इसलिए रहमत का ये मशवरा मिनी को कभी समझ नहीं आता था, लेकिन किसी बात पर खामोश रहना और जवाब न देना, ये उसकी मिजाज में शामिल नहीं था। लिहाजा वो इस मशवरे को सवाल में ढालकर उसी को लौटा देती। तुम जाओगे अपने ससुराल। और फिर अपने हाथ का मुक्का बनाकर रहमत ऐसे अदाकारी करता जैसे वो अपने ससुरालियों को मार रहा हो। मैं ससुर को मारूंगा। वो नामालूम हस्ती जिसे ससुर कहते हैं, उसकी दुर्गति बनने का सोचकर मिनी खूब हंसती। अभी खिज़ां की शुरुआत थी। साल का वो हिस्सा जब पुराने जमाने में बादशाह जंग जीतने के लिए निकला करते थे। वैसे मैं तो कभी कलकत्ते से बाहर भी नहीं निकला, लेकिन मेरा दिमाग हर वक्त दुनिया की सैर करता रहता है, जैसे मैं अपने ही घर में मेहमान हूं, क्योंकि मेरा दिमाग दूसरी जगहों के दौरे पर रहता है। जैसे ही मैं किसी दूसरे मुल्क का नाम सुनता हूं तो फौरन मेरा दिमाग उन जगहों की सैर के लिए मचल जाता है। इसी तरह किसी परदेसी को देख लूं तो मेरी कल्पना में दरिया के किनारे, जंगल के बीच एक तन्हा खड़ी झोपड़ी का मंजर उभर आता है और मैं एक आज़ाद और खुशनुमा जिंदगी के बारे में सोचने लगता हूँ। लेकिन फिर मैं इस कदर सुस्त और निकम्मा हूँ कि अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने का सोच कर ही डर लगने लगता है। इसलिए सुबह सुबह अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली वाले के साथ बातचीत करते हुए मानो मैं पूरी दुनिया का सफर कर लेता। काबुली वाला अपनी टूटी फूटी बांग्ला में अपने वतन की कहानियां सुनाता और मेरी नजरों के सामने एक मंजर उभरने लगता। दोनों तरफ खड़ी नाकाबिले उबूर संगलाख चट्टानों के दरमियान सूरज की धूप से तपकर सुर्ख गर्दालूद रास्ते और उस पर चलते पगड़ीदार व्यापारी और मुसाफिर, कुछ ऊंटों पर सवार, चंद के हाथ में भाले और कुछ बेहद पुरानी तोड़ीदार बंदूकें लिए। मिनी की मां फितरतन एक बुज़दिल औरत है। जब भी बाहर सड़क से कोई आवाज उभरती तो वो यही सोचती कि दुनिया भर के आवारा उसी के घर का रुख कर रहे हैं। इस दुनिया में इतने बरस गुजारने के बाद, माना ये इतने ज्यादा नहीं थे, वो अब भी इस डर पर काबू नहीं पा सकी कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है और यहां जैसे चोर, डाकू, शराबी, सांप, चीते, मलेरिया, कॉकरोच और गोरे सिपाही कभी भी घर में घुस सकते हैं। रहमत काबुली वाले उसके शक के दायरे से बाहर नहीं था। वो मुझे तंग करती रहती कि मैं उस पर निगाह रखूं। मैं जब भी उसके शक को नजरअंदाज करता तो उसके पास चंद बहुत चुभते हुए सवालात होते। क्या बच्चे अगवा नहीं होते? क्या अफगानिस्तान में अभी गुलामों का कारोबार नहीं होता?
क्या एक लंबे तड़ंगे अफगान के लिए एक छोटी सी बच्ची को अगवा कर लेना नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ता कि ये नामुमकिन नहीं, लेकिन गैर मुमकिन जरूर है। वैसे भी हर किसी की भरोसा करने की अपनी अपनी हद होती है। मेरी बीवी का शक बना ही रहा, लेकिन मैंने रहमत को घर आने से मना नहीं किया, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। हर साल जनवरी और फरवरी में रहमत अपने घर वालों से मिलने वतन चला जाता था। वो सूद पर कर्ज देने का कारोबार करता था, इसलिए वतन वापसी से पहले ग्राहकों से सूद समेत रकम वसूल करता। वो रकम की वसूली के लिए घर घर फिरता, लेकिन फिर भी मिनी से मिलने का वक्त निकाल ही लेता। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों किसी शरारत में शरीक हों। जिस रोज वो सुबह ना आ पाता, शाम में आ जाता। उस लंबे तड़ंगे अफगान को शाम की छुटपुटी में ढीला ढाला लिबास पहने एक झोला उठाए घर में बैठा देखता तो एक लम्हे के लिए मेरा जहन खौफ से भर जाता। लेकिन फिर मैं मिनी को घर से निकलकर काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहकर उसकी आवाज सुनता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उम्र में इतने बड़े फर्क के बावजूद उनकी खास दिल लगी और मासूमाना कह सुनता तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता। एक दिन सुबह मैं अपने कमरे में बैठा कुछ प्रूफ देख रहा था। वैसे ये सर्दियों का मौसम जाने वाला था, लेकिन जाते जाते भी पिछले कई रोज से जाड़े ने फिर जोर पकड़ लिया था। टेम्परेचर जीरो के आसपास ही मंडला रहा था। सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं धूप के उस टुकड़े का मजा ले रहा था जो खिड़की के शीशे से छनकर मेज के नीचे मेरे पैरों को सेंक रहा था। सुबह के 8 बजे थे और सुबह सुबह चहलकदमी करने वाले अपनी गर्दनों में मफलर लपेटे घरों को वापस लौट चुके थे। एंड उसी वक्त मैंने बाहर सड़क पर कुछ शोर सुना। आंखें उठाई तो देखा कि पुलिस के 2 सिपाही रहमत को हथकड़ियां पहनाए लिए जा रहे थे। उनके पीछे पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही थी। रहमत के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और एक पुलिस वाले के हाथ में खून आलूद छुरा। मैंने बाहर निकलकर पुलिस वालों से पूछा कि मामला क्या है। रहमत और पुलिस वालों के बयान से मैं ये समझ सका कि हमारे पड़ोस में किसी शख्स ने रहमत से रामपुरी शॉल खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। जब वो शख्स इस बात से मुकर गया तो उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी गर्मा गर्मी में रहमत ने चाकू निकालकर उस आदमी को घोंप दिया। रहमत उस बेईमान आदमी को किसी अजनबी जबान में लगातार गालियां दिए जा रहा था कि मिनी भागती हुई घर से बाहर आई। काबुली वाले, ओ काबुली वाले। रहमत का चेहरा खुशी से फूल की तरह खिल उठा। चूंकि उस दिन उसके कंधे पर झोला नहीं था, लिहाजा उनके दरमियान रोज होने वाली बातें आज न हो सकी। लेकिन मिनी ने छूटते ही पूछा, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? वहीं तो जा रहा हूं। मैंने पाया कि उसका जवाब आज मिनी को शायद मजेदार नहीं लगा। तब उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर दिखाकर उससे कहा, ससुर को मारता, लेकिन क्या करूं, हाथ बंधे हैं। रहमत को जानलेवा हमला करने के जुर्म में कई सालों के लिए जेल भेज दिया गया। हम उसे तकरीबन भूल ही बैठे थे। हम हमेशा की तरह रोजमर्रा के काम करते हुए अपने दिन गुजार रहे थे। हमें ये ख्याल ही नहीं आया कि पहाड़ी इलाकों का वो आजाद मनुष्य जेल की बंद दीवारों के पीछे कैसे अपने दिन बिता रहा होगा। बड़ी आसानी से जिस तरह मिनी के हरजाए दिल ने रंग बदला, उससे तो उसका बाप भी शर्मिंदा हो गया। बड़ी आसानी से वो अपने पुराने दोस्त को भुलाकर एक नया दोस्त बना बैठी, हमारा साइज नबी। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने अपने तमाम बड़ी उम्र के मर्द दोस्तों की जगह एक एक करके अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती कर ली। अब वो मेरी बैठक में भी कम ही नजर आती थी। एक तरह से मैं उसकी दोस्ती खो बैठा था। कई साल बीत गए। अब फिर
खिज़ां का मौसम था। मिनी के लिए बर भी ढूंढ लिया गया था। पूजा की छुट्टियों में उसका ब्याह भी हो जाएगा। माँ दुर्गा की तरह हमारे घर की रोशनी भी हमें अंधेरे में छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। बिखरी हुई धूप से सुबह रोशन थी। बारिश के बाद सर्दी की नई धुली धुलाई सी धूप खिली थी, जैसे उसने सुहागे में पिघले हुए सोने सा रंग पा लिया हो। उसकी चमक से अंदरूनी कलकत्ते के पुराने टूटे फूटे ईंटों के घर भी खूबसूरत लग रहे थे। सूरज निकलते ही घर में शहनाई बजने लगी। लग रहा था जैसे वो धुन मेरी हड्डियों को भेद कर रोती बिलखती सी बज रही थी। शहनाई का ये दर्द भरा सुर बहुत जल्द मुझसे मेरी बेटी छीन लेने वाला था। यही सुर सर्दियों की धूप के साथ मिलकर मेरे इस दर्द को पूरी दुनिया में बिखेर रहा था। आज मिनी की शादी है। घर में मेहमानों की भीड़ भाड़ से बहुत शोर शराबा है। सहन में बांस के खंभों पर शामियाने ताने जा रहे थे और हवादार कमरों में फानूस की सुरीली झंकार गूंज रही थी। उस हंगामे की कोई इंतहा न थी। मैं अपने लाइब्रेरी में बैठा शादी का हिसाब किताब देख रहा था कि अचानक रहमत कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके साथ उसका झोला न था, न ही उसके बाल लंबे थे और उसका कसरती बदन भी अब नहीं रहा था। आखिर मैंने उसे उसकी मुस्कुराहट से पहचाना। कैसे हो रहमत? कब वापस आए? कल ही शाम लौटा बाबू। उसके जवाब से मुझे एक झटका सा लगा। मैंने कभी कोई कातिल नहीं देखा था, सो उसका चेहरा देखकर मेरे दिल को धचका लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि वो इस मुबारक दिन मेरे घर से फौरन चला जाए। मैंने उससे कहा, आज घर में शादी है और इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ, बेहतर होगा कि इस वक्त तुम चले जाओ। ये सुनकर वो जाने लगा, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो ठिठक कर मुड़ा और झिझक कर बोला, बाबू क्या एक बार मिनी बिटिया को नहीं देख पाऊंगा? शायद उसे अब भी यही यकीन था कि मिनी वैसे ही होगी जैसे पहले थी और पुराने वक्त की तरह वैसे ही घर से भागकर बाहर आएगी और काबुली वाले ओ काबुली वाले कहकर उसका इस्तकबाल करेगी। उसका ख्याल था कि उनकी हंसती खेलती दुनिया बदली नहीं होगी। वो अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके अंगूरों का एक डिब्बा और एक पैकेट किशमिश भी लाया था, जो यकीनन उसने किसी अफगान दोस्त से उधार लिया होगा, क्योंकि उसके पास उसका अपना झोला तो था ही नहीं। मैंने उससे फिर कहा, आज घर में काम है और इस वक्त किसी से मिलना मुमकिन नहीं। वो कुछ दुखी सा हो गया। बाबू, मुन्नी के लिए कुछ अंगूर और किशमिश लाया था, ये उसे दे दीजिएगा। मैंने फल उसके हाथ से लेकर चाहा कि उसे कुछ पैसे दे दूं, मगर उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, आपकी बड़ी इनायत है बाबू, मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन मुझे पैसे मत दीजिए। जिस तरह आपकी वो बुद्धि है ना बाबू, उसी तरह मेरे वतन में मेरी भी एक बेटी है। मैं उसी का चेहरा याद करके आपकी बेटी के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया था। मैं कोई सौदा करने नहीं आया बाबू। ये कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते में हाथ डाला और सीने के पास कहीं से एक मैले कागज का टुकड़ा निकाला और उसे एहतियात से खोलकर मेज पर रख दिया। मैंने देखा उस पर एक बहुत छोटे से हाथ की छाप थी। कोई तस्वीर या पेंटिंग नहीं, बल्कि कोयले को हथेली पर मलकर एक छोटे से हाथ का उभारा नक्श। हर साल रहमत अपनी बेटी की इसी निशानी को जेब में दबाए कलकत्ता की सड़कों पर अपना माल बेचने आता, जैसे उस छोटे से हाथ की छुअन उसके बड़े से तन्हा दिल को मोहब्बत और खुशी से भर देगी। कागज के उस टुकड़े को देखकर मेरी आंखें भर आई।
और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो काबुल का एक मामूली फल बेचने वाला है और मैं एक ऊंचे घराने का बंगाली। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो भी एक बाप है, मैं भी एक बाप हूं। पहाड़ों में रहने वाली उसकी बेटी का हाथ की छाप ने मुझे अपनी मिनी की याद दिला दी। मैंने अंदर पैगाम भेज दिया कि मिनी को फौरन मेरे स्टडी रूम में भेज दिया जाए, और तूने एतराज भी किया, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। और फिर शादी का जोड़ा पहने, माथे पर चंदन सजाए, दुल्हन की भेस में मिनी शर्माती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मिनी को देखकर काबुली वाला जैसे सटपटा गया। अब उनकी पुरानी बातचीत नहीं हो सकती थी। आखिर उसने मुस्कुराकर पूछा, मुन्नी, क्या तुम ससुराल जाओगी? अब मिनी समझ चुकी थी कि ससुराल क्या होता है, लिहाजा वो अपने बचपन का जवाब नहीं दोहरा सकी। रहमत का सवाल सुनते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो एकदम मुड़ी और चली गई। मुझे उनकी पहली मुलाकात याद आ गई और मेरे दिल में एक कसक सी उठी। मिनी के जाते ही रहमत एक आह भरकर वही फर्श पर बैठ गया। वो समझ गया था कि अब उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसे नए सिरे से अपनी बेटी से शनासाई हासिल करनी होगी। अब उसे वो लड़की नहीं मिलेगी जिसे वो पीछे छोड़ आया था। उसे तो अब ये समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 8 सालों में उसकी अपनी बेटी पर क्या बीती होगी। खिजा की उस चमकीली सुबह हल्की मौसीकी की आवाज बाहर सहन से आती रही और वहीं कलकत्ते की गली में मेरे फर्श पर बैठा रहमत अफगानिस्तान के बंजर पहाड़ी इलाकों की याद में खोया रहा। मैंने कुछ पैसे निकाल कर उसे दिए और उससे कहा, तुम अपनी बेटी के पास अफगानिस्तान वापस चले जाओ रहमत, और शायद तुम्हारी मिलने की खुशी से मेरी मिनी की जिंदगी में बरकत हो जाए, बरकत हो। उसे पैसे देने की वजह से मुझे ब्याह के इंतजाम की शान और शौकत में कुछ कमी करनी पड़ी। जैसे रोशनी वैसे ना हो सकी जैसा मैंने चाहा था, बैंड बाजा भी नहीं बुलवाया जा सका। इससे औरतें नाराज जरूर हुई, लेकिन एक मुकद्दस नूर से मेरा घर और ज्यादा रोशन हो गया। काबुली वाला, शुक्रिया। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जी हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं जीओ मीर फ्रॉम कश्मीर। मैं नादिम लिखता हूँ अपने नाम के साथ, क्योंकि आपकी खताओं पर नादिम हूँ, ज़िंदगी भर जो भी हुआ है। लेकिन आज यहाँ इस महफिल में, कल का दिन भी हमने आपके साथ गुजारा, लेकिन आज मेरी आंखें भर आई। मेरा ही नहीं, यहाँ सबका वही हाल है। जो पहली कहानी आपने सुनाई उससे तो थोड़ा सा अभी उबलने वाला था मेरा जज्बा, लेकिन दूसरी कहानी ने तो हलचल मचा दी। क्योंकि एक बात ये कि जो जिस कैरेक्टर की ये बात कर रहे थे, जिनका नाम रहमत है, इत्तेफाकन मेरी बेटी का नाम रहमत है। मेरी बेटी का नाम रहमत है और मैं ये समझता हूँ कि हर एक बेटी रहमत होती है। बिल्कुल रहमत। और बेटा नेमत होता है। बिल्कुल। मैंने जानबूझकर ये नाम बेटी को दिया है, और ये बेटी माँ बाप के लिए ही नहीं, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने घराने के अलावा जो पड़ोसी हैं उनके लिए और अपने मुल्क के लिए रहमत होती है। मैं तो ये कहूँगा कि सारी दुनिया के लिए रहमत होती है। रहमत हम जो आज के दौर के, अगरचे इस कहानी का मैं अगर मैं इस पर रोशनी डालूं तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा। मैं मुख्तसरन ये बात कहूँ कि
क्योंकि ये पूरी कहानी एक बेटी पर ही है, बिकॉज द पर्सन वॉज देयर, जहाँ उनको अपनी बेटी थी और यहाँ दूसरी बेटी को देखकर वो अपने दिल को बहला रहे थे और आखिरकार ये सारी कहानी सामने आई। लेकिन मैं इस मजमे में सबको ये गुजारिश करूँगा, और मैं जहाँ भी वैरावर, मैं परसों भी एक टैगोर हॉल फंक्शन में था, तो वहाँ बेटियों का ही फंक्शन था, मैंने सब पर जोर दिया कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर डॉटर्स। नो डाउट बेटे भी हमारी शान है, जान है, लेकिन बेटियां हमारी इज्जत है, हमारी आंखों की रोशनी है, हमारा सब कुछ है। मैं जहां जहां लोग अपनी बेटियों को पैदा होने पर मातम करते हैं, उनको मैं आज मातम ही कहता हूं। उनके लिए अफसोस का मकाम है कि उनको बेटी की जो है मकाम है, अल्लाह ने जो दिया उसको, वो उसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन चूंकि जो इस बेटी, अब इस बेटी का नाम कुछ यहाँ और है, लेकिन इस पठान का नाम रहमत था, सो इससे मैं हिल गया और मेरा दिल, मैं आई कंग्रेचुलेट यू, मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। और ये जो महफिल है आज की, इसमें जान आ गई। खुदा करे हमेशा बार बार ऐसी फंक्शनें हों और ऐसी कहानी आप सुनाते हैं। थैंक यू। ये गुरुदेव के कलम का कमाल है। ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, हर बार कोशिश करता हूँ कि मेरी आँख न भर आए, लेकिन आखिर में आते आते आँखें भरी आती हैं। लाख रोकने की कोशिश करता हूँ, नहीं रुकती। ज़्यादा तो